अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी बात और मैं हूं आपका चौधरी वसीम इरशाद। नाज़रीन, मुल्क में आए दिन महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है, डॉलर की ऊंची परवाज़ जारी है, पेट्रोल की फिर प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी गई हैं। अवाम पहले ही अदम इस्तेहकाम की वजह से, जो सियासी हमारा मुल्क में अदम इस्तेहकाम चल रहा है उसकी वजह से परेशान थे। अब अवाम जो है, बल्कि इसमें मैं अवाम से भी बढ़ के बात करूँगा, अगर हमारी ताजर बरादरी स्पेशली जो है वो कितनी परेशान है, उनका मुआशी कत्ल कैसे हो रहा है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्या मदावा होगा उनका, कैसे उनको रोका जाएगा, उनकी परेशानियों को किस तरह, जो हमारे ताजर बरादरी है, जो इस मुल्क का सरमाया है सबसे बड़ा, जो इस मुल्क का सबसे ज़्यादा रेवन्यू इकट्ठा करते हैं, और सबसे बढ़ के आज जो हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, रिटेलर्स टैक्स, एक नया टैक्स, एक जालमाना टैक्स जिसको हम कह सकते हैं कि वो अवाम के ऊपर, ताजरों के ऊपर जो नाफज कर दिया गया है, इसका असर शायद हमारे बड़े सरमायादारों को तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपना सरमाया उठाना है, बाहर चले जाना है, कुछ ने उठा के भेज भी दिया। कुछ लोगों ने अपने जो सियासी इन्फ्लुएंस रखते हैं वो अपना डॉलर को ले के घर पर बैठ गए हैं, रातों रात वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। लेकिन जो हमारी ताजर बरादरी है वो दिन ब दिन पस्ती की तरफ जाती नज़र आ रही है। जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस वक्त हमारे मुल्क में मुल्क की ट्रांसपोर्टर्स की भी हड़ताल चल रही है, डीजल के क्राइसिस, इसकी वजह से क्या हमारे मुल्क के जो माशी मामलात हैं उसके ऊपर असरअंदाज होगा। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शेख नुमान आसिफ, आप रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनके साथ शरीफ फरमाए जनाब नवीद गनी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़िया नगार हैं, और वसी पंजाब पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट के ये प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बात करेंगे आज की मुल्की सूरत हाल के ऊपर कि हमारा मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे किस जगह पे खड़ा है, क्या वाकई हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, इस पे हम बात करते हैं। शेख साहब, सबसे पहले आपसे मैं शुरू करता हूँ, आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। किस जगह पे खड़े हैं हम, हमारा मुल्क जा किधर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो सूरत हाल जारी है ताजर बरादरी के हवाले से मैं बात करूँगा, उनकी नुमाइंदगी करते हुए। डॉलर ऑलरेडी इससे पहले महंगाई जारी थी, फिर डॉलर की जो उड़ान पकड़ी है उसकी वजह से जो महंगाई का एक सैलाब आया है। आम दुकानदार, रिटेलर और उससे बड़ा दुकानदार, मार्केट में जितने भी लोग कारोबार करने वाले थे वो इसमें डूब रहे थे। उसके बाद अभी इस चीज़ से निकले नहीं थे तो ऊपर से ये चीज़ आ गई, बिजली के जो आपने बात की उसमें टैक्स लग गए, रिटेलर टैक्स जो फिक्स टैक्स लगा दिया गया है उसमें 6,000 3,000 फिक्स टैक्स लगा दिया गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि बिजली का फ़ी यूनिट 50 रुपये तक जाएगा और उनकी जो कीमतें हैं 50% तक बढ़ जाएंगी, 100% तक भी जा सकता है। जिस तरह किसी अगर दुकानदार का बिल आ रहा था 10,000 तो वो हो चुका है 20,000। इसके साथ साथ ये भी ठीक है, इसके साथ साथ लोड शेडिंग भी जारी है। बिजली की जो शदीद वो है परेशानी लोगों को, उसमें 7 जनरेटर्स लोगों के चल रहे हैं। जनरेटर्स में जो पेट्रोल चल रहा है उसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से आम दुकानदार और रिटेलर, ताजर बरादरी शदीद मुश्किलात का सामना है। और बहुत सारे लोग इस तरह इस करीब हैं कि वो कारोबार उनके ख़त्म हो रहे हैं। मियां साहब, आपकी बड़ी गहरी निगाह है, आप अरसा दराज से सहाफ़त में भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। क्या वजह है जो डॉलर इनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इनकी मुआशी पॉलिसी जो है वो वाज़ेह नहीं हो पा रही, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने आज अपने इस प्रोग्राम में जो नेशनल लेवल का इशू है, आपके चैनल के तवज्जो से हमें यहाँ पे हाज़िरी का मौका मिला। ये जो आपने बात की है डॉलर की प्राइस जो कंट्रोल नहीं हो रही, ये गवर्नमेंट्स, अपोजिशन, पॉलिटिशियंस, इनके जो कंट्रोवर्शियल मामलात हैं, इनके जो आपसी डिस्प्यूट हैं, उसका खमियाजा इस आवाम को भुगतना पड़ रहा है। जिस बात पे इन पॉलिटिशियंस का, हुक्मरान वक्त का फोकस होना चाहिए वो इनका फोकस नहीं है। प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट रन करना, रूलिंग गवर्नमेंट में होना, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होना, ये प्रायोरिटीज़ बन गई हैं। चंद 100 हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, उनका ये फोकस है ही नहीं कि 22, 24, 25 करोड़ की जो आवाम है वो किन मुश्किलात में फंसी हुई है, उनके एक्चुअल मसाइल क्या हैं, वो किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। आप देख लें कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने डॉलर छोड़ा है 186 रुपीज़ पे। अब आज की जो मौजूदा उसकी डॉलर की प्राइस है इंट्रा बैंक में वो 250 प्लस चली गई हुई है, और ओपन मार्केट में आई थिंक 260 रुपये तक में डॉलर
فروخت ہو رہا ہے۔ آپ نے ڈالر کی پرائس کو ریورس کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، ہمارے فیڈرل منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کو جو ہے بزنس کو آپ تھوڑا سسٹین کریں، امپورٹ بند کر دیں، گاڑیوں کے امپورٹ بند کر دیں، دیگر ضروری اشیاء کی امپورٹ بند کر دیں۔ بزنس مین کمیونٹی نے ان کے اس فیصلے کو بھی آن کیا کہ چلیں اگر ملک میں بہتری لائی جا سکتی ہے، ملک میں ڈالر کو ریورس کیا جا سکتا ہے، اس کی پرائس کو سسٹین کیا جا سکتا ہے، تو وہ قربانی دینے کے لیے بھی تاجر برادری، دیگر جو بزنس مین ہیں وہ سارے اس بات پہ متفق ہوئے۔ باوجود اس کے آپ دیکھ لیں کہ ڈالر روزانہ کی بنیاد پہ 3 سے 4 روپے جمپ کر رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ 2 روپے 50 پیسے، 3 روپے 50 پیسے، یہ اس کی اڑان ہے، وہ شاہین سے بھی زیادہ تیزی سے پرواز کر رہا ہے۔ تو جب ڈالر کی پرائس اس طرح انکریز ہوگی تو آپ کے ملک میں کبھی بھی سسٹینیبلٹی نہیں آ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ پولیٹیشینز اپنے جھگڑوں میں، وویلوں میں، اپنی حکمرانی کے لیے الجھے ہوئے ہیں، عوام الناس کی کسی کو کوئی فکر نہیں، غریب آدمی کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مزدور آدمی کے پاس جاب نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، بزنس مین اس ملک کا وہ جو طبقہ ہے وہ پس چکا ہے، جو کروڑوں روپے ریونیو جنریٹ کر کے ٹیکسوں کی مد میں حکومت وقت کو دیتا ہے۔ یہ ساری خرابی جو ہے یہ پولیٹیشینز کے آپسی حکومتیں کرنے کے جھگڑے کی وجہ سے اس کا جو نقصان ہے وہ سراسر عوام الناس کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بالکل پولیٹیشینز کا ہے شیخ صاحب، آپ تو ایک سیاسی رہنما بھی ہیں، ایک سیاسی پارٹی سے آپ کی وابستگی بھی ہے۔ اب تو تمام پارٹیز اکٹھی ہو چکی ہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر، آپ کے پاس پنجاب گورنمنٹ بھی آ گئی ہے تحریک انصاف کے پاس، کوئی ایسا میکنزم ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ میرے خیال میں کہ اس وقت جو بزنس مین طبقہ ہے وہ آپ کی پارٹی میں بھی شمولیت اختیار کر چکا ہے، کوئی ایسا میکنزم ہے آپ کے پاس یا آپ کی پارٹی کے پاس کہ جو ملک کے معاشی حالات ہیں جو اب سے بد سے بدتر ہو رہے ہیں ان کو سنبھالنے میں کوئی کردار ادا کر سکے آپ کی گورنمنٹ اور آپ کی پارٹی؟ جی انشاءاللہ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کا سابقہ دور ہے وہ بہترین گزرا ہے تاجر برادری کے لیے بھی۔ جس طرح حالیہ آپ 2 سال دیکھ لیں جس میں کرونا وائرس آیا، لاک ڈاؤن ہوا، اس میں لاک ڈاؤن پالیسی دیکھی گورنمنٹ کی، پاکستان تحریک انصاف نے جو بنائی، اس میں سمارٹ لاک ڈاؤن، مائکرو لاک ڈاؤن جیسی پالیسیاں بنائی گئیں جس کا لوگوں نے فی الوقت اس وقت یعنی کہ مذاق اڑایا اور بڑے لوگوں نے باتیں کی کہ اس وقت آتا ہے، اس وقت نہیں آتا۔ اسی جو پالیسیاں ہیں وہ پوری دنیا نے اس کے بعد اس کو فالو کیا اور اپنے جو ملک ہیں اس میں تاجر برادری کو اور اپنے بزنس کو انہوں نے رن کیا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کرونا کے دوران جو ٹیکس فری پالیسی بنائے گی، کنسٹرکشن کے لیے جو بنائے گی، اس کے ساتھ بزنس کو بہت سارا سہارا ملا اور بزنس اپنی روٹین پہ چلتا رہا۔ پھر کرونا وائرس کی شدت میں کمی ہوئی، پھر اس کے بعد ٹائم ٹیبل سیٹ کیے گئے، پھر اس کے بعد بجلی کے بلوں میں بہت سارا ریلیف دیا گیا، اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جو مالک دکان ہے، پراپرٹی کے مالکان ہیں، وہ کرائے میں ریلیف دیں۔ اس کے بعد اس طرح کی کافی ساری پالیسیاں تھیں، اور انشاءاللہ یہ دیکھیں ایک بہت بہترین سسٹم چل رہا تھا، لیکن جب جیسے ہی حکومت گری اور اس کے بعد اب پنجاب حکومت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، ابھی ورکنگ میں آتے ہی اس میں سب سے پہلی جو یہی ترجیح ہے کہ بزنس کمیونٹی کو کن ہنگامی بنیادوں پہ ترجیحات۔ شیخ صاحب سیاسی معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، سیاست تو ظاہری بات ہے چلتی رہتی ہے، لیکن کیونکہ آپ خود ایک تاجر بھی ہیں، آپ ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں، آپ کے جو تاجروں کے معاملات ہیں خاص طور پہ ابھی جو انہوں نے گورنمنٹ نے میں تو اس کو ظالمانہ ٹیکس کہوں گا کہ انہوں نے ٹیکس کا نفاذ جو کر دیا، سلیب بنا دیا ہے کہ 3000، 6000، 9000، 15000، 20000، اس سے کیسے چھٹکارا پائیں گے؟ لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں۔ دیکھیں یہ تو واقعی اس کو ظالمانہ کہہ رہے ہیں آپ، یہ لفظ چھوٹا لگتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس وقت تاجر برادری کی صورتحال کیا ہے، کیونکہ کرونا کے بعد ابھی اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا شروع ہوا تھا تاجر، اپنے بزنس کو رن کر رہا تھا۔ ابھی فرسٹ سٹیپ پہ تھا کہ یہ بجلی کے بلوں میں جو ریٹیلر ٹیکس لگا دیا گیا 3000، 6000 اور 8000، اس نے تباہی مچا دی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس جو مہنگائی کی تلوار کے ساتھ جو تاجر برادری کا جو گردن اتاری جا رہی ہے، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی تھی، اور انشاءاللہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے ان چیزوں پہ غور کرے گی جس سے تاجر برادری کو ریلیف ملے۔ میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ اتنی کیپیبل ہے کہ ان تمام معاملات کو کنٹرول کر لے گی؟ کیا کوئی اس بارے میں ان کے پاس کوئی ایسا پلان آپ سمجھتے ہیں کوئی ہوگا کو جو عوام کو ریلیف دے سکے؟ کیونکہ عوام اب جو ہے نا وہ سیاستدانوں سے بھی متنفر ہوتے نظر آ رہے ہیں، سیاستدان تو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے تو گورنمنٹ لے لی، عوام کی خاطر کون نکلے گا باہر؟
चौधरी साहब, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि IMF की जो तमाम कंडीशंस थी वो प्रीवियस गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने मनोअन जो है उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी की। उनकी जो सख्त शिकायत थी या सख्त हदायत थी उसके ऊपर भी उन्होंने अमल दरामद किया। अपने अवामुल नास को सफ़र करना पड़ रहा है। मुल्क के लोग तमाम तरह जो कंडीशंस IMF ने गवर्नमेंट्स को दी थी, प्रीवियस गवर्नमेंट को, मौजूदा गवर्नमेंट को, वो सब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने पे लगे हुए हैं। अवामुल नास उसमें फंसी हुई है। उनके मसाइल बढ़ते से बढ़ते चले जा रहे हैं। बिजली के बिल, अगर किसी फॉर एग्जांपल किसी बंदे का 3000 रुपये बिजली का बिल बनता है तो 4000 रुपये उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स लगा दिया गया। जो बंदा अफोर्ड ही नहीं करता, जिस बंदे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो कंज्यूमर है, वो जो यूजेस कर रहा है उसका ऑलरेडी वो बिल पे कर रहा है, तो उसके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में टैक्स लगा देना, उसके ऊपर दीगर सीक्रेट टैक्स लगा देना, तो ये सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी। देखें कहीं भी आपको नज़र आ रहा है कि हुकूमत वक्त पॉलिटिशियंस कोशिश कर रहे हो अवामुल नास को रिलीफ देने के लिए, उनके मसाइल कम करने के लिए, उनकी परेशानी दूर करने के लिए, वो सिर्फ खींचातानी में, एक दूसरे की टांगों को खींचातानी में लगे हुए, एक दूसरे की गवर्नमेंट्स गिराने पे लगे हुए, डिग्रेड करने पे लगे हुए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इंगेज कर रखा है रोज़ाना की बुनियाद पे। बड़े बड़े जो लोगों के मसाइल हैं इस अवामुल नास के, उसके ऊपर फोकस ही नहीं होने दे रहा है। पहले तो मियाँ साहब ये था ना कि पाकिस्तान में कोई ना कोई अपोजिशन होती थी, अवाम के लिए वो उठती थी, निकलती थी, अवाम भी बाहर निकलते थे। आज तो मुल्क में अपोजिशन भी नहीं है। वफाक में भी कोalition गवर्नमेंट है, पंजाब में भी कोalition गवर्नमेंट है, सिंध में भी कोalition गवर्नमेंट है। बात सिर्फ ये है कि इन अवाम का मुदावा आखिर करेगा कौन। और दूसरी बात कि पहले चले सैलाब था, उसके बाद ये रिटेलर्स का टैक्स, और अब ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क की हड़ताल कर दी। ट्रांसपोर्टर के मसाइल इतने संगीन हैं कि पूरे मुल्क का जो निज़ाम इस तरह लग रहा है जैसे सारा ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर सारा फोकस कर दिया उन्होंने। ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर स्पेयर पार्ट्स महंगा, टायर्स महंगे, डीजल महंगा। उसके बाद अब उन्होंने वो जो एक्साइज एंड टैक्सेशन टैक्स उन्होंने पता चला कि लगा दिया कि 2011 मॉडल से ऊपर जितनी गाड़ियाँ होंगी 4,30,000 या 4,50,000 एवरी ईयर उनको टैक्स देना पड़ेगा। 3 माह के टैक्सेस के अलावा हर 3 माह के बाद टैक्स पे करते हैं वो। टोल प्लाजों की मद में उनको जुर्मानों की मद में, ट्रैफिक पुलिस के जुर्मानों की मद, दीगर जितने अदारे हैं तमाम जो बेस्ड करते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर। और ट्रांसपोर्ट को आज तक इन्होंने सनद का दर्जा तक नहीं दिया। अरबों रुपए गवर्नमेंट हुकूमत वक्त पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट की मद में जनरेट करते हैं और हुकूमत वक्त के ख़जानों में जाते हैं, लेकिन उनके लिए ना कोई बेहतरी, ना कोई मैकेनिज़्म बनाया गया आज तक। आप जो अड्डे हैं, बस अड्डे, आप किसी भी शहर का पाकिस्तान में बस अड्डों का विज़िट कर लें, वहाँ की जो हालत ज़ाहिर है इंतहाई, उसके बात करने वाली नहीं है कि वहाँ पे जो सिचुएशंस होती है, वहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा 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 जनरेट कर रहे हैं। बाई दी लाज आप जिस चीज़ से, जिस डिपार्टमेंट से पैसे अर्न करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आपने वापस उसी जगह पे लगाना होता है। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस पंजाब में प्रीवियस गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल कोई काम नहीं किया। तबाही बर्बादी के मनाजर हैं। सड़कें ऐसे हैं जैसे खंडराट का मंजर पेश करती हैं। आप हमारे शहरों की सूरत हाल देख लें, अरबों रुपए के फंड्स आए, ये पिसअप के हवाले से देख लें आपने, शहरों के शहर उन्होंने तबाह कर दिए, कोई काम उसके ऊपर प्रॉपर रेगुलर नहीं हुआ, कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी कि जिस जिस शोबे से आप करोड़ों रुपए अर्न करते हैं, आपने उनके ऊपर फोकस नहीं किया। ट्रांसपोर्टर आज मजबूरन एहतजाज और स्ट्राइक पे हैं, और उसकी वजह से भी अरबों रुपए का आपको जो रेवेन्यू जनरेट होता था। बिल्कुल हम इस पे बात करते हैं नाज़रीन। अभी हमें लेने छोटी सी एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूछेंगे कि जो ताजर हैं वो इसके बारे में अब क्या अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टर्स के मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। बारिश बहुत हो रही है, जाना जरूरी है क्या? हाँ बाबा। नए घर के बारे में कुछ सोचो ना। शाम को बात करते हैं ना। एक आशिया है तसव्वुर में, जहां मुस्तकबिल की तस्वीर हो, जहां आने वाली यादों का समा बसता हो, जहां कुशादा मंजिलों का रास्ता हो, और आपके इन्हीं रास्तों की मंजिल है सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम। टीई ग्रुप ऑफ कंपनीज के माहिर आर्किटेक्ट और चाइनीज इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन, एक कनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, टीएमए से मंजूर शुदा, ओकाड़ा में पहली बार सोलर गार्डन लाइट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जदीद मोनूमेंट्स, कुशादा मेटल रोड्स, कम्युनिटी सेंटर,
masjid, school, gym, electricity, e-tag gate, iron gate, boundary wall, सीवरेज का जदीद निजाम, स्टेनलेस स्टील पोल्स, प्लेग्राउंड, प्लेलैंड, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, ट्रैफिक साइन, एंट्री रोड साइन, कैट आई, इंटीरियर स्टोन, कर्ब स्टोन, सिक्योरिटी कैमरे, 24 घंटे ऑन लोकेशन सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी बनाए आपके लिए एक महफूज और पुरसकून जिंदगी को यकीनी। तरक्याती काम की झलक देखें, फिर बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। 25% एडवांस और बकाया अदायगी 24 माह की आसान माहाना एक साथ में। सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम, मुल्हिका सिटी स्कूल, कैनाल व्यू रोड, ओकाड़ा, डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय टीई ग्रुप ऑफ कंपनीज। जी दोबारा आपको खुशामदीद। शेख साहब बात कर रहे थे हम ये जो आजकल रिटेलर्स टैक्स ख़ास तौर पे लगा है छोटे दुकानदारों के ऊपर, बड़े दुकानदारों के ऊपर, आपके पास या आपकी जो मरकज़ी तंजीमें हैं, पाकिस्तान जो आल पाकिस्तान मरकज़ी अंजुमन ताजरान हो या पंजाब की तंजीम है या आपकी लोकल जो तंजीमें हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, आपने कोई स्पेशल प्लान को तरतीब दिया है? क्योंकि सियासतदान तो आपकी खातिर बाहर नहीं निकलेंगे, वो तो एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठ गए हैं, आप लोग अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद करेंगे? जी बिल्कुल, बड़ी आपने अच्छी बात की, सियासतदान नहीं निकलेंगे। इसमें यह है कि अब तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ताजर तंजीमें हैं वो अपने अपने बिहाफ से एहतजाज जारी है उनका। कई शहरों में आज भी एहतजाज हुआ है और शदीद एहतजाज हो रहा है, और ये एहतजाज उनका कहना है कि जब तक ये टैक्स वापस नहीं लिया जाता ये एहतजाज जारी रहेगा। इसके अलावा पंजाब लेवल पे ये मशावरत जारी है। 17 अगस्त को हड़ताल की कॉल जो शटर डाउन है वो पूरे पंजाब में हम देने जा रहे हैं, उसके ऊपर मुशावरत जारी है और वो कामयाब हड़ताल होगी। लेकिन उस 17 अगस्त तो भी बहुत दूर है, उससे पहले तो बिल आपके पास आ जाएंगे, वो मीटर वाले आ जाएंगे। अगर आपने बिल पे ना किया आप तो खैर बर्दाश्त कर लेंगे, जो छोटा को तबका है, छोटा दुकानदार है, उसकी तो वो बिजली काट देंगे 17 से पहले। ये आज सब परेशान है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, और तब तक हर जिला में एहतजाज जारी है और ये एहतजाज जारी रहेगा। कोई अदालत का दरवाज़ा खटखटाया आपने? नहीं, अभी तक नहीं। पहला रास्ता हमारा पुरअमन एहतजाज है, वो इंशाल्लाह भरपूर करेंगे और उम्मीद करते हैं। सियासी बात है वैसे, एक छोटी सी, पीटीआई अक्सर भाग भाग के जाती तो है अदालतों में, ये आपकी ज़ात का मसला है, आपके कारोबार का मसला है, और आपने अभी तक अदालत का दरवाज़ा नहीं। देखिए, इसमें जो ताजर तंजीम होती है ना, ये कोशिश होती है कि ये गैर सियासी रहे, इसमें सिर्फ ताजरों के हकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए, उनके हक़ की बात की जाए। अदालत में जाएंगे अगर एहतजाज से बात ना हो। मियां साहब, ट्रांसपोर्टर्स पहिया जाम हड़ताल करके बैठे हैं पूरे पाकिस्तान में, क्या कोई मामलात गवर्नमेंट के सामने रखे गए? ये कब से मामला चल रहे हैं, ये हल कैसे होंगे? अवाम पहले परेशान है, कोई अवाम परेशान थी, ये जो बरसात के वजह से सैलाब आ चुका है, अवाम नकलो हमल जो है वो कर रही है इस वक्त पंजाब में, अपने रिश्तेदार की तरफ जा रही है, ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी, अवाम तो बेचारी और परेशान हो गई। इसका कोई हल है वैसे? मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्टर्स ने गुज़श्ता बहुत अरसे से जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके मसाइल थे, वो हुकूमत वक़्त के सामने रखे हैं, साबका अदवार में भी, अब भी मौजूदा गवर्नमेंट के सामने भी, कि जो टैक्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा जो आप ट्रांसपोर्टर्स को प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं टैक्सेस की मद में, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, उनकी बर्दाश्त में नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं या ट्रांसपोर्ट यूनिट है इस मुल्क का, वो जो टैक्सेस की भरमार है उनके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पासिंग की मद में, टोकन टैक्सेस की मद में, एक्साइज एंड टैक्सेशन की मद में, मोटरवेज़ के फ़ाइन की मद में, ट्रैफिक पुलिस के फ़ाइन की मद में, उसके बाद स्पेयर पार्ट्स की, टायर महंगा, उसकी मेंटेनेंस महंगी, गाड़ी महंगी इंपोर्ट होती है इस मुल्क में। देखें ना, अब इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो कम है, बहुत कम है, वो रिलीफ जो अवाम नास को देना चाहिए। आप हमारे मुल्क का जो सब सिस्टम आप जानते हैं कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ती हैं तो तमाम बिज़नेस कम्युनिटी, जितने भी मुकातबे फ़िक्र के लोग हैं, हर तरह के बिज़नेस में, दाल में, चावल में, राइस में, घी में, चीनी में, सबकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। लोगों के पास जवाज़ क्या पेश करते हैं जी, पेट्रोल महंगा हो गया,
डीजल महंगा हो गया, कार्गो महंगा हो गई, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, जिसकी वजह से हम आवाम उन्नास को रिलीफ नहीं दे सकते। इंटरनेशनल मार्केट में अभी प्राइस की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बहुत नीचे आई हैं, उसका डायरेक्ट आवाम को रिलीफ मिलने की बजाय रिलीफ किनको मिला? बिजनेसमैन कम्युनिटी को, लीवी की मद में, कमीशन की मद में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो पेट्रोल पंप्स मालकान हैं या बड़े जो गोदाम जिनके मुल्क में हैं, उनको उन्होंने कमीशन बढ़ा दिया, उनका 1 रुपये से 7 रुपये उनको कमीशन दे दिया गया, जिसकी वजह से डायरेक्ट जो रिलीफ है बड़े लोगों को, बिजनेसमैन को मिला, ना कि लोगों को मिलता। ट्रांसपोर्ट का जो पहिया रुक जाने से इस मुल्क का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो रुक जाता है टोटल। उसमें सप्लाई जो होती है फूड की वो रुक जाती है, लोगों के आने जाने का वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम रुक जाता है। आप समझते हैं कि इस वक्त जो ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की है वो वक्त दुरुस्त था उनका, क्योंकि मुल्क वैसे भी बहुत बुरे हालात में है, सैलाब ज़दगान वो बेचारे बेयारो मददगार हैं। अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म होगी, ये जो ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी है, तो उनको मुश्किलात का सामना नहीं करना? डेफिनेट अवाम उन्नास को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और नागुज़ीर था उनके लिए। उसकी वजह ये कि वो ऑलरेडी हुकूमत वक्त के साथ अपने मुतालबात रखे हुए थे बहुत अरसे से। उनको गाय बकाय बता रहे थे कि हमारे साथ ये जो मसाइल दरपेश हैं इनका फिलफौर हल निकालना इंतहाई ज़रूरी है। जो टैक्सेस बिला जवाज़ लगाए जा रहे हैं इनको ख़त्म किया जाए, ताकि जो ट्रांसपोर्ट का पहिया वो तसल्सल से चलता रहे, अवाम उन्नास को उसका रिलीफ मिलता रहे, लोगों को कोई डिफ़िकल्टी का सामना ना हो। हालांकि पूरे पाकिस्तान में आप समझते हैं कि ये जो सैलाबी सूरत हाल हुई, इससे जो लिंक्स हैं वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी टूट गया हुआ। एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे सूबों से ट्रेनों के ज़रिए भी जाना मुश्किल हो गया हुआ, क्योंकि उसका जो असर है सैलाब का वो रेलवे ट्रैक्स पे भी पड़ा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो 6 लाख किलोमीटर के रोड हैं या उससे कम बताया जा रहा था, वो जो तबाह बर्बाद हो गए इसकी वजह से। शेख साहब, अब तो आपकी गवर्नमेंट आ गई है पंजाब में भी, जो मामला चल रहे हैं इस वक्त, ताजर कम्युनिटी बहुत परेशान है। कोई ऐसा लाहेमल आप ताजर तंजीमों ने बनाया हो कि आप अपनी पार्टी के पास या सूबाई गवर्नमेंट के सामने अपने को मामलात रखें, जाके को मुतालबात रखें, जिससे फौरी तौर पर रिलीफ आपको मिल सके? जी, इसमें सबसे पहले तो जो हम कर रहे हैं इसके ऊपर जो हमारी मुशावरत जारी है ताजर तंजीमों की, इसमें ये जो बिजली की तवानाई की जो बचत के लिए इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, लॉकडाउन की रात 9 बजे बंद करना और जुम्मे की छुट्टी, इसके ऊपर हम मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट को, पंजाब वज़ीर आला पंजाब को एक लिख के हम दे रहे हैं उनको कि इसको सबसे पहले फिलफौर ख़त्म किया जाए, ताकि गर्मी है, गर्मी की शिद्दत की वजह से दिन टाइम तो कस्टमर होता नहीं है, रात को निकलते हैं, जैसे ही कस्टमर का टाइम होता है मार्केट बंद करने का टाइम हो जाता है। इससे भी ताजर बादल को बहुत ज़्यादा शदीद जो इस वक्त नुकसान हो रहा है। जो जुमे की छुट्टी इन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है उसका इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जुमे के दिन कारोबार तो होता है, जिसकी मर्ज़ी दुकान खोले जिसकी मर्ज़ी ना खोले, लेकिन उसमें जो होता है ना लो तबका, वो बहुत सारा ख़रीदारी के लिए बाज़ार में आता है, उनको छुट्टी ही जुमे वाले दिन होती है। बड़े दुकानदार जो होलसेलर हैं या फैक्ट्री ओनर, उनको छुट्टी लेबर को होती है जुमे वाले दिन, उन्होंने शॉपिंग करनी होती है, उनको जुमे वाले दिन छुट्टी का उनको बड़ा मसाइल है। इसके अलावा जो बाकी मामला हैं जिस तरह टैक्स के हैं और ये चीज़ें सारी उसमें हमने शामिल कर रखी हैं इंशाल्लाह। इसमें क्या आप समझते हैं कि इसमें आल पार्टीज़ को कॉन्फ्रेंस बुला लें, या जो भी ताजर तंजीमें किस भी सियासी जमात से उनकी वाबस्तगी है कि आप लोग मिलकर कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म बना लें कि इसका कोई प्रॉपर जो है मुस्तकबिल में भी हल हो, ताकि आवाम जो है वो इस कर्ब से तो बाहर निकले? देखें, ये जो ताजर बरादरी है वो भी एक हैसियत एक अवाम है। देखें, आज अगर हम खुद एक दुकानदार हैं या रिटेलर हैं, हम भी कस्टमर हैं किसी के, हमारा बिज़नेस लो होगा तो हम भी मार्केट में डेफिनेटली नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में जो मंदे का रुझान है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है। इसके अलावा एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, ताजर बरादरी तो अपना जो कर रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात इंपोर्ट में ज़रूरी समझता हूँ मैं इस मौजू में, इंपोर्ट बंद होने की वजह से इसकी आड़ में कुछ आइटम पे पाबंदी लगी थी, लेकिन इसकी आड़ में इतनी ज़्यादा उसमें पाबंदी लगा दी गई और इतनी ज़्यादा इसमें वो करप्शन भी एक सामने आई देखने में कि जिन चीज़ों पे पाबंदी नहीं भी लगी उनको भी रोक दिया गया और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर टैक्स वसूल करके डिमांड कर दी गई, जिसकी वजह से चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक देखें, किसी का मेरा अगर कंटेनर है उसका कस्टम था 10 लाख, मैंने दिया उसका 30 लाख, वो पर पीस पे मैं उसको ज़रूर लगाऊंगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद जो ज़राई आलात हैं, किसानों को भी इस इंपोर्ट की जो बंदिश है उसकी वजह से शदीद मसाइल हैं और डीज़ल के महंगे होने से भी है। इंपोर्ट उनके ज़राई आलात हैं, जिस तरह सैनिटरी वर्कर्स हैं या उनके साथ जितने भी आते हैं लोग,
ان کو یہ ہے کہ یہ تو ملک کے یہ تو سیاسی بہت ساری شخصیت دیکھیں، بہت ساری چیزیں وہ سیاست کی نظر بھی ہو جاتی ہیں. یہ ہمارا ایک المیہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پہ عوام کو کوئی نہیں دیکھتا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنی سیاست اپنے معاملات کو دیکھتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج جو ہمارا غریب طبقہ، ہماری عوام، ہمارا تاجر، ایک چھوٹا دکاندار جو بیچارہ پھنس چکا ہے اس بھنور کے اندر، اس کی کشتی کو کیسے پار لگائیں گے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے. صرف آپ وفاق میں بھی پاورفل ہیں، آپ پنجاب میں بھی پاورفل ہیں، آپ کا سٹانس بھی بڑا کلیئر ہے. صرف عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے نمائندگان یا جو بھی وہ تاجر تنظیمیں ہیں وہ ہمارے حل کا مداوع کیسے کریں گی، ہمارے دکھوں کو کیسے ختم کریں گی. دیکھیں ابھی تو وزیر ہماری گورنمنٹ پنجاب میں بن گئی ہے. اس میں آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ایک ہم لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں جس میں یہ ٹیکس کے حوالے سے ہماری سب سے پہلے کوشش ہوگی یہ ختم کیا جائے. اس سے کافی فرق پڑ جائے گا. اس کے بعد امپورٹ کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا جو تاجر تنظیموں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جو تاجر برادری ہے نا ان کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی جائے، نہ کہ کسی سیاسی پارٹی بن کے ہم سامنے آئیں. نہیں صاحب، آپ کا بڑا وسیع تجربہ بھی ہے، آپ کی بڑی گہری نظر بھی ہے سیاسی معاملات کے اوپر بھی اور معاشی معاملات کے اوپر بھی. آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا، کیسے نکالا جائے اس ملک کو اس بھنور سے؟ چور صاحب، ٹیکسز پوری دنیا میں ٹیکسز کا نظام رائج ہے. ٹیکسز لگائے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر. ٹیکسز اس صورت میں لگائے جا سکتے ہیں جب آپ ان کو پراپر جتنی ان کی ضرورت ہے سورس آف انکم کی وہ جنریٹ کر رہا ہو. انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیز ٹیکس لینے کے بعد ان کے دو سٹیپ پہ ملتی ہیں. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جو ٹیکس کے پیسے ہیں نا وہ پیورلی رائٹلی میرے اوپر انویسٹ کیے جائیں گے، میرے بچوں کے اوپر انویسٹ کیے جائیں گے. ابراڈ میں دیکھ لیں آپ، جو ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہیں گورنمنٹس 18 سال تک ان کے بچوں کو ان کو ریٹرن بیک دیتے ہیں، ان کی نشو و نما کے لیے ان کے اسکول ایکسپنس دیتے ہیں، ان کے کالج کے ایکسپنس دیتے ہیں. ان کی خوشحالی دیکھیں. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس گورنمنٹ کو ہم دے رہے ہیں یہ پیورلی واپس ریٹرن بیک ہمارے اوپر خرچ ہوگا. یہاں پہ جو بڑا بزنس مین ہے، دس از ویری انفارچونیٹ، اربوں روپے کی مد میں جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں جن کے اوپر بڑے بزنس مینس کے اوپر وہ ٹیکس ایویژن کرتے ہیں. ان کے پاس راستے ہوتے ہیں، بہت سارے راستے ہوتے ہیں. کروڑوں روپے کا ٹیکس انہوں نے بائی لائر، انہوں نے کہیں کیس سبمٹ کیا اپنے لائر کے ذریعے تو وہ ایویژن کروا لیا، روز ریلیکس ہو گئے، یا انہوں نے جس طرح بھی وہ پیسہ جو ہوتا ہے اس کا جو بوجھ ہوتا ہے، جس طرح یہ لائن لاسز وابڈا کی بجلی چوری ہوتی ہے، گیس چوری ہوتی ہے، بڑے بڑے انڈسٹریل مل آنرز کرتے ہیں. یہ سارا جو ایکسپنس پڑتا ہے یہ سارا پڑتا ہے اس بندے کے اوپر جو آلریڈی اپنا بجلی کا بل بھی دے رہا ہے، جو گیس کا بل بھی دے رہا ہے، وہ ٹیکس ہر چیز میں ٹیکس بھی دے رہا ہے، لیکن اس کو اس کا ریٹرن بیک نہیں مل رہا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی ملکی معاملات کو درست سمت کی طرف جاتے ہوئے؟ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ کرپشن کے اوپر فل فور کنٹرول کرے. ٹیکسز ان لوگوں کے اوپر لگائیں جو ٹیکس پے کر سکتے ہیں، جن کی کیپیسٹی ہے. غریب آدمی کو اس کا پراپر ریلیف ملے. یہ جو ہم اربوں روپے کی مد میں جو سب ہم دیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام، یہ آپ قوم کو بیکاری بنا رہے ہیں. آپ جو ڈیزرو کرتے ہیں لوگ، وہ چند ہزار چند لاکھ لوگ ہوں گے جو ڈیزرو کرتے ہوں گے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، آپ ان کو بالکل دیں. جو ڈیزرو نہیں کرتے، جو پولیٹیشنز کے بیہاف پہ جو لوگ شامل کیے گئے ہیں ان اسکیموں میں، ان کو پیسے جا رہے ہیں. بڑے بڑے ویل آف لوگ میں نے دیکھے جو یہ بینیفٹ لے رہے ہیں، جن کا رائٹ نہیں بنتا. آپ یہ جو اربوں روپے لوگوں کو، قوم کو بیکاری بنانے میں لگے ہوئے ہیں جو دے رہے ہیں، آپ اس ملک میں انڈسٹریز لگائیں، آپ ملک میں فیکٹریز لگائیں، لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز دیں. جب لوگ کام کریں گے، ملک میں فیکٹریز چلے گی، انڈسٹریز چلے گی، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی بنے گا. آپ لوگوں کو ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوگا، اور جب وہ کمائی کریں گے، سیلری لیں گے. آپ اگر لوگوں کو اسی طرح پیسے دیں گے، کوئی بندہ کام نہیں کرنا چاہے گا. ہر بندہ شارٹ کٹ استعمال کرنا چاہے گا کہ میرا نام احساس کفالت پروگرام میں چلا جائے. کوئی چاہے گا میرا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں چل جائے، مجھے کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے، مجھے ہر ماہ پیسے ملتے رہیں. میاں صاحب ایشوز بہت زیادہ ہیں، لیکن ٹائم کی قلت ہے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے. شیخ صاحب لاسٹ 30 سیکنڈ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. جی بالکل، اس طرح جس طرح میاں صاحب نے بات کی ہے، اس میں تھوڑا سا سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں. احساس کفالت پروگرام میں دیکھیں، اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. اس میں ایک میسج کیا جاتا ہے جس کے ذریعے ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے نادرا سے. اور یہ جو پروگرام شروع ہوا تھا اس سے پہلے ایک فزیکلی سروے بھی کیا گیا تھا، جس کا لوگوں کو بتایا نہیں گیا تھا تاکہ لوگ اپنا اس میں رد عمل نہ کریں. ان کا صرف
गली गली जाके सवाल थे लोगों से, चंद उन्होंने रखे हुए थे कि आपके पास घर में मोटर है, एसी है, पंखा कितना है और इस्त्री और दीगर मोबाइल कितने हैं। उन्होंने उस सर्वे की बुनियाद पे भी एक रिपोर्ट तैयार की, फिर नादरा से भी वेरिफिकेशन की। और जो आपको मैं बताता चलूँ, जो एहसास प्रोग्राम की पॉलिसी है ना, इसको दुनिया में एक दफ़ा दोबारा से देखा जा रहा है। और कई एक यूनिवर्सिटी है, मुझे अब उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, इसका जो सिलेबस है वो तैयार कर लिया गया कि इस तरह लोगों तक पहुँचाने के। टाइम बहुत कम है मियाँ साहब, लास्ट 30 सेकंड कुछ कहना चाहें आप? हुकूमत वक़्त को चेक एंड बैलेंस के निज़ाम को मजबूत करना पड़ेगा, इंसाफ के निज़ाम को मजबूत करना पड़ेगा। जिन लोगों के ऊपर बोझ जो बर्दाश्त नहीं कर सकते उनको रिलीफ देना पड़ेगा। टैक्सेस उन लोगों के ऊपर लगाएं जो टैक्स दे सकते हों, उन लोगों को रिलीफ दें जो अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाने में बहुत मुश्किल थी। उम्मीद करते हैं जी कि आपकी जो राय है वो हुकाम वाला तक भी जाएगी और हमारे मुल्क के मुआशी हालात और ताजरों के जो मामलात हैं गवर्नमेंट इसको ज़रूर टेकअप करेगी और इमीडिएटली इसके ऊपर कोई ना कोई जो वो अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बनाई, डिफरेंट शहरों में बनाई, साहिवाल में बनाई। मुझे किसी ने कोई शिकायत आके नहीं की कि जी कि मेरी कोई कंप्लेंट है, आप हमारा ये फैसला करवा दें। गोजरा वालों को अर्ज कर रहा हूँ कि जी कि आप ये चार दीवारी के ये अंदर बैठे हैं, ये आप महफूज बैठे हैं। और इधर जो एक घर बनाना, हमारे साहिवाल में भी जो इन्होंने कॉलोनियाँ बनाई, आइडियल तरीन लोगों ने जहाँ घर बनाए, अपने बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल, वो मैं समझता हूँ कि जी के गोजरा वालों आपकी ये खुश किस्मती है कि जी के ताहर साहब ने ये कॉलोनी बनाई है, आपको लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और आप लोग इनके होते हुए इस कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट करें, घर बनाए, वो आप महफूज हाथों में है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जी के घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप अपने आप को महफूज हाथों में समझें, सेफ हैंड में समझें। इससे बेहतर ब्लेसिंग और किसी और कॉलोनी में, किसी और डेवलपर्स में नहीं हो सकती। ताहा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने ख्याल पे इज़हार करें। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। पिछले 25 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है। हमारी सबसे अवली तरजीह में ये है कि हम अल्लाह के लिए काम करें, उसकी मखलूक के लिए काम करें, ताकि हमारे लिए आसानी और बेहतर पैदा हो। हमारी कंपनी के 2-3 असूलों में सबसे बड़ी बात सिर्फ एक ही है, किसी पार्टी के साथ, किसी क्लाइंट के साथ कोई मिसहैप हो जाता है, फ्रॉड हो या धोखा हो, हम उसकी टोटल पेमेंट वापस करने के लिए तैयार हैं। किस्तों में प्लॉट लिया हुआ है या कैश लिया हुआ है, इन केस अगर वो बेचना चाहता है या वापस करना चाहता है तो कंपनी सबसे पहले ख़रीदार है। वजह यह है कि हम यहाँ कंफर्टेबल लेवल एक